तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स चैप्टर 1 के लेक्चर नंबर 10। और यह लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहेगा, क्योंकि आज यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इस चैप्टर से 2011 से लेके और 2025 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया गया है। और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। वहां से जाके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ आंसर देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आप देख सकते हैं जैसा कि लिखा हुआ है गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। यानी जो हम लोग इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गॉस का थ्योरम पढ़ा था, जहां से हम लोग फ्लक्सों की संख्या निकालने के लिए गॉस ने एक थ्योरम दिया, उसको हमने प्रूफ भी किया था। तो उस थ्योरम का यूज क्या है, हम उस थ्योरम को कहां पे यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे, उसके अनुप्रयोग के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, गॉस के प्रमेय का 3 अनुप्रयोग हमारे एनसीईआरटी बुक में है, जो कि बोर्ड का सिलेबस है। और पहला हमारा होगा इनफाइनाइट वायर के लिए, इनफाइनाइट तार के लिए। कोई ऑब्जेक्ट हो जिसका लेंथ इनफाइनाइट हो, जिसका लेंथ इनफाइनाइट हो, तो पहले उसके लिए हम लोग निकालेंगे किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। किसका यूज करके? गॉस के थ्योरम का यूज करके। दूसरा, यदि कोई इनफाइनाइट कोई चादर हो, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसका एरिया इनफाइनाइट हो। पहले वाले में लेंथ, केवल लेंथ, और दूसरे वाले में इनफाइनाइट एरिया, और तीसरे में किसी स्फेरिकल जो खोखला जो गोला हो, किसी खोखले गोले के बाहर और उसके सरफेस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ये सारे चीजें हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि पहला हम लोग का टॉपिक है अनंत लंबाई के सीधे चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कहने का मतलब यह है कि एक आपको वायर लेना है, और इस वायर की जो लेंथ है, इस वायर का जो लेंथ है वो क्या है? इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है मतलब ऊपर भी इनफाइनाइट, नीचे भी इनफाइनाइट। ये हमारा इनफाइनाइट, इस वायर का लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है। और इस पे हम ले लेते हैं क्या? प्लस चार्ज। अगर आप चाहें तो माइनस चार्ज भी ले सकते हैं। प्लस चार्ज या माइनस चार्ज दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, बशर्ते प्लस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय उसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, और माइनस चार्ज का होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। बाकी प्लस माइनस से कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम होगा। ठीक है, तो क्या किए? अनंत लंबाई के सीधे चालक के कारण, तो एक हम लेंथ ले लिए, एक चालक ले लिए, जिस चालक पे कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है, और इसका लंबाई भी क्या है? अनंत है। मतलब ऊपर भी इनफाइनाइट है, नीचे भी इनफाइनाइट है। लेकिन एक छोटा सा पार्टिकुलर हम लोग डिस्टेंस लेंगे, यह मान के चलेंगे कि यह जो वायर हम लिए हुए हैं, इस वायर का लेंथ जो है वो हमारा क्या है? एल है। इस वायर का लेंथ क्या है? एल है। मतलब हम जो वायर का पर्टिकुलर लेंथ एक ले रहे हैं छोटा सा, ऐसे वायर का लेंथ टोटल लेंथ एल नहीं है, इसका लेंथ टोटल तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट। लेकिन इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए एक पार्टिकुलर छोटा सा लेंथ हम लोग ले रहे हैं, और इस वायर का लेंथ जो है छोटा सा, वो हमारा क्या ले लिए हैं? एल ले लिए हैं। ठीक है, और इस पे चार्ज हमारा है प्लस चार्ज। गॉस के थ्योरम का यूज करने है, तो ध्यान से अगर हम देखें तो गॉस का थ्योरम जो है वो हमेशा बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। अगर बंद पृष्ठ ना हो तो वहां पे गॉस का थ्योरम बताइए लागू होगा? नहीं होगा। तो इसके कारण भी अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो सबसे पहले इसको एक बंद पृष्ठ यानी क्लोज सरफेस के अंदर बंद करना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, क्योंकि जो भी हम लोग गॉस का थ्योरम यूज करेंगे या अनुप्रयोग में पढ़ेंगे, उन सबके लिए एक एक क्लोज सरफेस हमको बनाना पड़ेगा। तो इस सबको क्लोज बंद कर, मतलब इसको बंद करने के लिए क्या यह ब्रीथ से बंद हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रीथ गोल होता है। समझ रहे हो ना? तो ये तो इसमें पूरा क्या है? लेंथ है, तो ब्रीथ से ये बंद नहीं हो सकता है। तो बंद होगा तो बेलन से बंद हो सकता है, क्योंकि बेलन में भी लेंथ होता है। तो अगर हम यहाँ पे एक इसके चारों तरफ एक बेलन बना लेते हैं, यहाँ पे अगर एक बेलन बना लेते हैं, तो यह बेलन से क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब ये बन गया एक क्लोज सर्किट। अब देखिए, वायर वही है, एल वही है, उसका लेंथ वही होगा, वायर वही रहेगा, बस इसको हम बंद कर दिए एक बेलन से। बात क्लियर है? बेलन से क्या किए? एक बंद कर दिए। अच्छा, क्या ये प्लस चार्ज है तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बाहर भी निकलेगी? एकदम निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकलेगा, ऐसे बाहर की तरफ, इधर भी होगा,
इधर भी होगा, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझ रहे हो ना? अगर आप बेलन समझे, बेलन क्या है, ये इस मार्कर को आप बेलन समझ सकते हैं क्योंकि इसमें लेंथ भी है और इसके दोनों सिरों पर वृत्ताकार हिस्सा भी है। तो दो गो वृत्ताकार और एगो ये लेंथ, ये वाला, तो ये बेलन का काम कर सकता है। और इसके अंदर क्या समझिए, एक वायर है और उस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ बाहर की तरफ निकलेगी। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का हम डायरेक्शन बना दिए, ऐसे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। अच्छा, इसमें 3 गो सरफेस भी है। एक ऊपर वाला वृत्त का सरफेस है जो कि S1 है, नीचे वाला है S2 है, और एक ये वाला सरफेस है जो कि बाहर दिख रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, S3 हो जाएगा। अच्छा, हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी गॉस के प्रमेय का यूज करके। अच्छा, सबसे पहले आप हमेशा याद रखिए, जब भी गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करेंगे और किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी भी वायर के लिए या इनफाइनाइट एरिया के लिए, तो आपको सबसे पहले निकालना होता है विद्युत फ्लक्स। क्या निकालना होता है? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला EA cos थीटा। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला EA cos थीटा। अब यहां से अगर देखते हैं हम, तो विद्युत फ्लक्स हम अगर ये निकालें कि इस वायर जो लिए हैं L लेंथ का, इसमें से टोटल विद्युत फ्लक्स कितना निकल रहा है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा। इसको अगर हम देखें, थोड़ा सा मान के चलते हैं, चूंकि इसका ये वाला हिस्सा ले लेते हैं हम लोग, ये वाला मान के चलते हैं, इसका जो एरिया है वो हमारा क्या है, DA है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको E पता ही है। एरिया क्या ले लिए हम, DA। DA का मतलब हो गया स्मॉल एरिया। यहाँ पे क्या है, A का मतलब इस पूरे एरिया से, लेकिन अभी पूरा एरिया का नहीं निकाल रहे हैं, छोटे से एरिया का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फाई E जो होगा, फाई E, तो छोटा सा एरिया से फ्लक्स भी कम ही निकलेगा, यानी D फाई निकलेगा। तो D फाई इज इक्वल टू E का E कर देते हैं और A के जगह पे लिखते हैं DA। A के जगह पे क्या लिखेंगे, DA, और इनटू में हो जाएगा हमारा cos थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, ऐसे छोटे छोटे पूरा एरिया देखेंगे, निकालेंगे, तभी तो टोटल विद्युत फ्लक्स निकलेगा। ये जो एरिया है, केवल यहीं से तो विद्युत फ्लक्स नहीं निकल रहा है ना, ये वाला जो एरिया है, विद्युत फ्लक्स केवल यहाँ से तो नहीं निकल रहा है, ऐसे पूरा ये एरिया है। तो पूरा निकालने के लिए हमको पता है क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन कर दिए, इधर भी इधर भी। अच्छा, D फाई, छोटा छोटा फाई मिलके टोटल फाई बन जाएगा, फाई E इज इक्वल टू EDA cos थीटा। इसमें E क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अच्छा, कुछ देर के लिए थोड़ा सा और समझे हम, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अच्छा, यहाँ पे 3 गो पृष्ठ है, आप देख रहे हैं, एक हमारा पृष्ठ S1 है, दूसरा पृष्ठ S2 है और तीसरा पृष्ठ S3 है। तो यह जो है, यह S3 के लिए विद्युत फ्लक्स है। क्या S1 और S2 में से विद्युत फ्लक्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो ध्यान से समझे, S1 में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन तो इधर ही रहेगा, लेकिन इसका जो एरिया है वो ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ एरिया है, तो एरिया का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा ना जी। आपको बताए हैं कि एरिया का अगर डायरेक्शन निकालना हो तो सरफेस के लंबवत, क्षेत्रफल के लंबवत एक लाइन खींचिए। तो ऊपर वाले एरिया का डायरेक्शन निकालना है तो उसके लंबवत एक लाइन खींचेंगे, तो वो लाइन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर है, एरिया इधर है, तो इन दोनों के बीच का कोण हो जाएगा कितना डिग्री, 90 डिग्री। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये S1 तथा S2 पृष्ठ के क्षेत्रफल और E के बीच 90 डिग्री का कोण है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण है। इसलिए विद्युत फ्लक्स जो होगा, यानी फाई जो होगा, वो किसके बराबर होगा, 0 के लिए, 0 के बराबर हो जाएगा। ये केवल S1 और S2 के लिए, S3 के लिए नहीं है, क्योंकि S3 जो है, यानी सरफेस तीसरा जो है, इसमें क्षेत्रफल का डायरेक्शन अगर देखें तो बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, तो इन दोनों के लिए बीच का कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ से हम 0 डिग्री रख लेंगे, यानी लिखेंगे यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ाते हैं, D फाई E इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा EDA cos थीटा के जगह पे 0 डिग्री। ये कौन से सरफेस के लिए है, तीसरे सरफेस के लिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं, D फाई जोड़ देंगे तो फाई हो जाएगा, फाई। अच्छा, यहाँ पे देखो E जो है कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। कांस्टेंट का मतलब हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, सेम होगा।
तो ई सेम, इंटीग्रेशन अंदर बच जाएगा हमारा डी ए, और ये तो cos 0 है तो cos 0 का मान हमारा 1 हो जाएगा। अच्छा फाई ई इज इक्वल टू, ई का ई रहने देंगे, यहाँ पे हमारा है एरिया, छोटा सा एरिया ये देख रहे हैं, और ऐसे पूरा एरिया अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर। अच्छा ये जिस बिंदु पर हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता, वो डिस्टेंस हमारा आर है ये वाला, तो 2 पाई आर। बाकी यहाँ पे अगर गॉस का प्रमेय यूज करते हैं तो गॉस का प्रमेय के फॉर्मूला से भी फाई का फॉर्मूला निकलता है, जो कि बराबर होता है किसके, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा ई इंटू में 2 पाई आर। कोई दिक्कत? यहाँ से अगर ई का वैल्यू निकालना चाहें तो 2 पाई आर गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में, तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट है ना, और इंटू में 2 पाई आर, क्या हो जाएगा, इंटू में 2 पाई आर। अब यहाँ पे कल के लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 9 में आपको एक बताए थे हम, लैम्डा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई एल, मतलब आवेशों का जो वितरण होता है वो 3 तरीके से होता है। रेखीय वितरण में लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, ये फॉर्मूला होता है ना। पृष्ठीय वितरण में होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होता है, समझ रहे हैं ना। अच्छा यहाँ पे तो पृष्ठीय वितरण नहीं हो रहा है ना, आवेश जो है वो केवल रेखीय वितरण हो रहा है, यानी जहाँ पे हम आवेश को बांट रहे हैं उसमें केवल क्या है, लेंथ है, यानी पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है, प्रति एकांक आवेश जो घनत्व है, यानी हर 1 मीटर पर जो घनत्व यानी आवेश का जो मान है वह हो जाएगा हमारा क्या, एल को इधर कर देंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा लेम्डा इंटू एल। यानी यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो हमको पता है कि चूंकि लेम्डा बराबर होता है क्यू बटा एल, तो यहाँ से अगर क्यू का वैल्यू निकालना चाहें तो लेम्डा इंटू में क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, लेम्डा इंटू में एल। तो यहाँ से Q का वैल्यू ई तो ई हो जाएगा, Q का वैल्यू लेम्डा इंटू एल, और बट्टा में हमारा हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में आर। और ये जो हमारा फॉर्मूला होगा, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, यहाँ से E इज इक्वल टू जो होगा Q के जगह पे आ जाएगा क्या, लेम्डा इंटू एल, लेम्डा इंटू एल, और ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में आर, और यह जो फॉर्मूला होगा यह होगा हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो यह हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत लंबाई के चालक तार से आर दूरी पर। चलो मिटाते इसको। तो हम लोगों ने समझा कि अगर अनंत लंबाई का तार हो और उस लंबाई से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो तो फॉर्मूला हमारा होता है E इज इक्वल टू लेम्डा इंटू एल बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में आर। दूसरा जो हमारा है आप देख सकते हैं टॉपिक में कि तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, एक समतल चादर बनाते हैं। चादर आपको पता है, चादर शब्द का यूज यहाँ पे इसलिए किया गया है क्योंकि चादर में एरिया होता है, उसमें लेंथ और ब्रेथ होता है। बोर्ड है, इसमें भी लेंथ ब्रेथ है। तो बोर्ड अगर इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट एरिया हो इस बोर्ड का, तो हम कहेंगे कि इनफाइनाइट एरिया है तो इससे आर दूरी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं गॉस के प्रमेय का यूज करके। ठीक है ना। देखो गॉस ने जब इस थ्योरम को दिया ना तो अपने उस समय के लिए ये बहुत ही अद्भुत रचना थी, क्योंकि इनफाइनाइट वायर के लिए, इनफाइनाइट एरिया के लिए, भाई जिसकी ना लेंथ के बारे में पता ना ब्रेथ के बारे में पता, उसके लिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो अपने आप में ये बहुत बड़ी खोज थी। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक हम चादर लेंगे, जिस चादर का जो एरिया होगा वो इनफाइनाइट होगा। यहाँ पे हम एक एरिया, यहाँ पे एक चादर ले लेते हैं, यह जो होगा एक चादर हो जाएगा, है ना, जिसका एरिया क्या है, इनफाइनाइट है। अच्छा, इस पे भी हम कौन सा चार्ज लेंगे, प्लस चार्ज लेंगे। ठीक है ना। अच्छा, जिस प्रकार से इसके पीछे वाले में जो आवेश घनत्व तो हमारा लेम्डा बराबर क्यू बटा एल आया था, उसी प्रकार से इसका भी जो आवेश घनत्व है, आवेश घनत्व वो हमारा क्या होगा, सिग्मा होगा। और सिग्मा इज इक्वल टू आपको पता है क्यू बटा क्या होता है, ए होता है, क्यू बटा ए होता है। आगे इसका यूज होगा। अब ये हमारा बन गया एक समतल चादर। अब हमको इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि इसका अनंत विस्तार है, यानी इसका एरिया सीमित नहीं है, इनफाइनाइट है। लेकिन हम लेके चल रहे हैं कि हाँ भाई हमको सॉल्व करना है तो कुछ इतना एरिया लेके चल रहा है। इनफाइनाइट बनाना संभव तो है नहीं,
लेकिन हमको ये भी पता है कि अगर गॉस का प्रमेय हमको यूज करना है तो इसके लिए क्लोज सर्किट बनाना पड़ेगा। यह दिमाग में अपने बैठा लीजिए, तो जब भी आपको गॉस का प्रमेय यूज करना है तो क्लोज सर्किट बनाना एकदम कंफर्म है, यानी कंपलसरी है। तो यहां भी एक क्लोज सर्किट बनेगा। तो क्लोज सर्किट वैसे ही बनाएंगे, हम बेलन ले लेंगे, ये मान के चलेंगे ये हमारा एक बेलन है, ये हमारा क्या एक बेलन है, ठीक है ना। यहाँ भी एक सर्किट ले लेते हैं, सॉरी बेलन ले लेते हैं। अभी आप बेलन जो है इसका भी 3 गो सरफेस है। इधर अगर आप देखिए तो ये हमारा S1 होगा, इधर अगर आप देखिए तो ये हमारा S2 होगा, और एक ऊपर की तरफ देखते हैं तो यह S3 होगा। और यही S3 वाला एरिया जो है नीचे भी है, तो उसको हम S4 थोड़ी लिखेंगे, नहीं, यही एरिया पूरा नीचे वाला भी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है प्लस चार्ज है तो बाहर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे बाहर की तरफ, यहाँ भी बाहर की तरफ, और यहाँ पे ऊपर की तरफ नहीं होगा, ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है तो बाहर की तरफ ही रहेगा, भले ही इसका सरफेस का जो क्षेत्रफल का डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता का डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या करते हैं, इससे हम देखते हैं एक r दूरी पर इसके मिड पॉइंट से यहाँ पे बीच से एक दूरी ले लेते हैं, क्या r, और r दूरी पर हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक दूरी यहाँ से हम ब्लैक मार्कर का यूज कर ले रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं r, और मान लेते हैं इस पॉइंट पे या इसी एरिया को ले लेते हैं, इस एरिया के कारण हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, क्या यही एरिया पूरे चादर के एरिया है, नहीं, ये एक छोटा सा एरिया है, इसलिए इसका नाम हम दे दे रहे हैं DA। इधर भी अगर एरिया की बात करें तो ये वाला जो एरिया है ना, इसका हम नाम दे देंगे DA। अच्छा, ऊपर वाला जो एरिया है वो हमारा S3 है, तो S3 से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा, S3 से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स 0 होगा, ये पता है, विद्युत फ्लक्स 0 होगा। क्यों? क्योंकि थीटा का जो वैल्यू है वो कितने डिग्री का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये इधर, यानी थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, 90 डिग्री, और cos 90 का मान जो होता है वो कितना डिग्री होता है, 0 होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। लेकिन S1 S2 में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, उसके लिए हम निकालते हैं, हमको पता है, यहाँ पे लिखते हैं S1 तथा S2 से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निकलने वाला विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, अच्छा 2 गो सरफेस है, ठीक है ना, कितना सरफेस, 2 गो। अच्छा, सरफेस जो हम लिए हैं वो छोटा सा सरफेस लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम ही होगा, तो डी फाई ले लेते हैं। अच्छा, एक सरफेस से जितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा उतना ही विद्युत फ्लक्स तो दूसरे सरफेस से भी निकलेगा ना जी। तो पहले एक सरफेस के लिए निकाल लेते हैं डी फाई के लिए, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया जितना इसका उतना एरिया इसका, तो जितना विद्युत फ्लक्स इसमें से निकलेगा उतना विद्युत फ्लक्स इसमें से भी निकलेगा, समझ रहे हो ना। तो डी फाई इज इक्वल टू, हमको पता है डी फाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला यूज हो जाएगा EDA cos थीटा। DA क्या है, स्मॉल एरिया है, जो कि ये वाला एरिया हम लिए हैं। तो डी फाई इज इक्वल टू बराबर E, तो E रहेगा है ना, और DA का भी DA रहने देते हैं, cos थीटा, क्योंकि थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री है, क्योंकि DA का डायरेक्शन इधर, E का भी डायरेक्शन इधर, तो दोनों का डायरेक्शन जब सेम हो गया तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया, ये पता है आपको। तो DA, अब क्या करेंगे, समाकलन, इधर भी इधर भी, तो डी फाई का समाकलन बन जाएगा फाई, और इसमें से E बाहर निकल जाएगा, यहाँ बचेगा DA। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे, तो इसके पहले जो DA था उसमें एरिया ये वाला नहीं था, उसमें एरिया ये लिए थे, क्योंकि वो खड़ा था, और उसमें एरिया 2 पाई r लिए थे। लेकिन यहाँ पे देखो ये तो ये क्या है, वृत्त है, और वृत्त है तो एक काम करते हैं ना, DA का एरिया जब समाकलन कर देंगे तो पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, लेकिन वहां यहाँ पे पाई r स्क्वायर नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे एरिया का कैपिटल E। तो यह हो गया एक पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, एक पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी फाई 1 कह देते थे पहले पृष्ठ से, और दूसरे पृष्ठ से भी निकलने वाला विद्युत फ्लक्स इतना ही होगा।
अब कुल विद्युत फ्लक्स अगर निकालना चाहें तो दोनों को जोड़ देंगे, तो ई ए अब प्लस ई ए बराबर हो जाएगा 2E ए, बराबर क्या हो जाएगा 2E ए। अच्छा, टोटल विद्युत फ्लक्स हमारा आ गया यहाँ पे 2E ए, यानी फाई का वैल्यू आ गया 2E ए। अब फाई मतलब विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला गॉस भी दे के चले गए थे बंद पृष्ठ के लिए। क्या दे के गए थे कि नहीं, फाई का वैल्यू लिखो Q बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर 2E ए, और यहां से हमको किसका मान निकालना है बाबू, E का मान। E क्या है, तो E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E का मान निकालना है तो 2A दोनों गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में, तो Q और इधर हो जाएगा 2A और बाकी एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट। अब देखो हम पहले ही स्टार्टिंग में लिख दिए थे Q/A का वैल्यू, यहाँ पे देखो Q/A का वैल्यू क्या है, रो का फॉर्मूला क्या होता है Q/A, ये वाला चीज होता है। तो इस Q/A के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे E का E रहेगा और Q/A के जगह पे रो, और ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा निकल जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक अनंत समतल चादर के लिए। तो नोट कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, उसके बाद इसको मिटाते हैं। तो यह था हम लोग का दूसरा गॉस का अनुप्रयोग। और तीसरा जो अनुप्रयोग है यह है खोखले गोलाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माने तीसरा जो है, अगर कोई गोला हो, और ध्यान दीजिएगा यह गोला खोखला है अंदर से, यानी अंदर से भरा हुआ नहीं है, क्योंकि आप लोग के सिलेबस में यही है। जब आगे आप लोग जेईई नीट का अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो नीट लेवल का भी फिजिक्स आप लोगों को मिलेगा, वीडियो बनाया जाएगा उसके लिए। तो जेईई नीट का जब आप लोग तैयारी कीजिएगा तो वहां पे जो गोला होता है वो गोला अंदर से भरा हुआ रहता है, उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। लेकिन आप लोग के जो सिलेबस में है एनसीईआरटी बुक में, जो बोर्ड में, वह जो है वह ऐसा गोला है जो क्या अंदर से खोखला है, यानी अंदर से खाली है। उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, गोला बना लेते हैं यहाँ पे। और यह जो गोला रहेगा यह अंदर से खोखला रहेगा, तो यह हमारा एक गोला हो गया, और यह गोला अंदर से खोखला है, इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है। यह गोला जो है अंदर से हमारा क्या है, खोखला है। और को पता है कि इसके पृष्ठ पर हम चार्ज ले लेते हैं, प्लस चार्ज, अंदर नहीं इसके सरफेस पे। और अगर हम इसका रेडियस लेते हैं तो इसका रेडियस ले लेते हैं r, और मान के चलते हैं कि इसी बिंदु पे हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यह बिंदु हम ले लेते हैं P, और यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, एरिया का डायरेक्शन हमारा हो जाएगा उसके लंबवत, यानी इधर। और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखेंगे तो इधर हो जाएगा। जिस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ, और इसका जो एरिया लिए हैं ये छोटा सा, उसका भी डायरेक्शन नीचे की तरफ। कहीं भी अगर आप देखते हैं यहाँ में लीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, क्योंकि प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। और एरिया का भी अगर डायरेक्शन देखते हैं तो इधर भी इसका DA है। तो कहीं भी आप निकालिएगा वैल्यू सेम आने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम सबको पता है कि सबसे पहला पॉइंट क्या करते हैं हम लोग निकालते हैं फ्लक्सों की संख्या। तो फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला बनता है हमारा EA cos थीटा। और चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं हम एरिया छोटा सा है तो फ्लक्स भी कम निकलेगा, तो D फाई E इज इक्वल टू हो जाएगा E, और एरिया के जगह पे हो जाएगा DA क्योंकि स्मॉल एरिया, तो DA cos थीटा। अच्छा, आप देखिए अगर एंगल देखिए तो इन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, जिसके कारण D फाई इज इक्वल टू हो जाएगा EDA, और cos 0 का मान हो जाएगा, यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू लिख दे तो 0 डिग्री, और cos 0 का मान 1। अब चूंकि यहाँ पे हमारा फ्लक्स निकल के आ गया है और फ्लक्स का वैल्यू हमारा आया है EDA, लेकिन यह फ्लक्स जो है इस छोटे से एरिया से निकलने वाले फ्लक्स है, लेकिन हमको पूरा इस गोलाकार पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है ये निकालना है। तो क्या करेंगे, इस छोटे छोटे एरिया को जोड़ देंगे, यानी समाकलन कर देंगे। D फाई का समाकलन हो जाएगा फाई, E का E रहेगा हमारा, और यहाँ पे देख रहे हैं आप DA लिखा गया है। DA का मतलब क्या हो गया, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल जो गोले का होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा E इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो फिर हम गॉस के प्रमेय का यूज करेंगे, फाई के जगह पे लिखेंगे Q बटा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर।
4 पाई आर स्क्वायर। हमको ई निकालना है, तो ई निकालना है तो 4 पाई आर स्क्वायर गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा क्यू बटा 4 पाई अपसाइलन नॉट, 4 पाई अपसाइलन नॉट और इनटू में हो जाएगा आर स्क्वायर को अलग कर देते हैं, तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा तो यह आएगा आपके दिमाग में कि एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू क्या 1/4 पाई अपसाइलन नॉट इंटू में क्यू बटा आर स्क्वायर, और यह था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपको बताया, हम लेक्चर नंबर 2 में हो सकता है तो बताए होंगे। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो जो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक खोखले गोलीय चालक के पृष्ठ पर होता है, जो वैल्यू आप देख रहे हैं E इज इक्वल टू क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर का स्क्वायर। तो सबसे आसान यही था। तीसरा अनुप्रयोग देख रहे हैं आप लोग, डायरेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E इज इक्वल टू क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में आर स्क्वायर। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। इसमें एक और कंडीशन आता है कि अगर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ पर ना निकाल के अगर पृष्ठ से बाहर निकालना हो तब क्या होगा। और तीसरा हमारा आता है, यहीं पे बता देते हैं अगर जगह हो तो, तीसरा और हमारा आता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सरफेस पे ना निकाल के अगर अंदर निकालना हो तो ध्यान दो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर जब हम बाहर निकालेंगे, मान के चलते हैं यहाँ पे ना निकाल के, इसके पॉइंट पे ना निकाल के, इस पॉइंट पे अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो ये पृष्ठ से बाहर ही ना हो गया, देख रहे हो, या बाहर हो गया, दूरी हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है। अब देखो जब बाहर निकालेंगे तो यह डिस्टेंस जो होगा त्रिज्या से बड़ा हो जाएगा, यानी त्रिज्या से बड़ा हो जाएगा क्या, कैपिटल आर, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये हो जाएगा सतह से दूर, सतह से दूर हो जाएगा। और सतह से दूर जब हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो फॉर्मूला हमारा यही होगा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो यहाँ पे हम लोग त्रिज्या का काम कर रहा था, ये स्मॉल आर देख रहे हैं आप लोग, वो तो अब आर डिस्टेंस बदल गया है। अरे आर तब था जब पृष्ठ पर निकाल रहे थे, अब यहाँ पे निकाल रहे हैं तो अब यह कैपिटल आर बन जाएगा, यानी कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो बस फॉर्मूला सेम रहेगा, बस डिस्टेंस का वैल्यू बदल जाएगा, यहाँ पे स्मॉल आर था वहां पे कैपिटल आर हो जाएगा। दूसरा, ये सतह से दूर है। दूसरा, जब हम भीतर जाएंगे तो यह आर हमारा छोटा हो जाएगा। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है पी पॉइंट पे, इसका डिस्टेंस भी आर लेते हैं। तो जब डिस्टेंस आर माने त्रिज्या बड़ी हो जाए, सॉरी यहाँ पे त्रिज्या बड़ी नहीं है, कैपिटल आर बड़ा है, ये बड़ा है। अब यहाँ पे त्रिज्या बड़ा हो जाए और यह छोटा हो जाए तो इसका मतलब हमको निकालना है पृष्ठ के अंदर निकालेंगे तो त्रिज्या बड़ी हो जाएगी, ये वाला दूरी छोटा हो जाएगा। तो पृष्ठ के अंदर जब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो तो उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है, उसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है। और यह पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा गया है। जब आप इस चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब ये डिस्क्रिप्शन में डाल दिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिंक, वहां पे जाके देख सकते हैं, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो जब भी आप पृष्ठ के अंदर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाती है। कारण यह होता है क्योंकि पृष्ठ के अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, पृष्ठ के अंदर कोई चार्ज है नहीं है। अच्छा, ये जो चार्ज है तो पृष्ठ के बाहर न है, अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो जब अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो किसी चार्ज के कारण ही तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर चार्ज नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा, इसलिए पृष्ठ के अंदर चार्ज नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो नोट कर लीजिए इसको और आप चैप्टर हो जाता है हमारा कंप्लीट। धन्यवाद।